गोल्डन टेम्पल परिसर को उड़ाने की धमकी मामले में फरीदाबाद से बेरोजगार सॉफ्टवेयर इंजीनियर काबू। आरोपी से पूछताछ में देश भर के कई राज्यों में भी धमकी भेजे जाने का हुआ खुलासा। जींद पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। पैतृक गांव नंदगढ़ में मनाएंगी अपना जन्मदिन। गांव में आयोजित समारोह में सीएम नायब सैनी भी होंगे शामिल। रैली को भी करेंगे संबोधित। आज शाम चंडीगढ़ पहुंचेंगे हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल असीम घोष। सीएम नायब सैनी शाम 4 बजे मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ राजभवन में करेंगे स्वागत। सोमवार को शपथ लेंगे राज्यपाल। बीजेपी कार्यकर्ता अपने बूथ में लगाएंगे 25 पेड़। पंचकुला बीजेपी स्थित दफ्तर पंचकमल में हुई बैठक में मिला टारगेट। सीएम नायब सिंह सैनी भी बैठक में रहे मौजूद। हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी में 3.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी आई सामने। एचएसजीएमसी प्रधान झींडा का दादूवाल ग्रुप पर हेराफेरी का आरोप। कहा 15 दिनों में गुरु घरों में जमा कराएं पैसा, नहीं तो करेंगे नामों का खुलासा। न्यूज 18 पर बोले दादूवाल, बिना सबूत मनगढ़ंत आरोप लगाना ठीक नहीं। यमुनानगर के साढ़ूर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में दोनों बदमाश घायल, अस्पताल में करवाया भर्ती। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जींद से। जींद में जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हैं, अपना जन्मदिन मनाने के लिए पैतृक गांव नंदगढ़ में पहुंची हैं। यहां अपना जन्मदिन मनाया। गांव में आयोजित समारोह में सीएम सैनी भी शामिल हुए। नंदगढ़ गांव में बीजेपी की जनसभा भी होगी। दिल्ली की सीएम बनने के बाद पहली बार रेखा गुप्ता अपने पैतृक गांव नंदगढ़ आई हैं, जहां पर इन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, सेलिब्रेट किया। नंदगढ़ गांव में रेखा गुप्ता का शानदार स्वागत किया गया। सीएम सैनी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आज यहां पर सीएम सैनी भी इनके जन्मदिन के समारोह पे इस अवसर पर पहुंचे थे, मौजूद थे, जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने पैतृक गांव में जन्मदिन मनाया। तो आज सीएम सैनी कई शिलान्यास करेंगे, परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर जींद का नंदगढ़ रेखा गुप्ता का पैतृक गांव है, जहां वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आई हैं। अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए गांव में जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। उनके पुश्तैनी घर को भी सजाया गया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए रैली स्थल पर 4 एकड़ में वाटर प्रूफ टेंट भी लगाए गए हैं। इसी कार्यक्रम में सीएम सैनी विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। दो मुख्यमंत्रियों के एक साथ आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। तो आज सीएम नायब सिंह सैनी यहाँ पहुंचे हैं सीएम रेखा गुप्ता के जन्मदिवस के मौके पर। अपने पैतृक गांव नंदगढ़, जींद में जो रहता है नंदगढ़ गांव है, यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता पहुंची, अपना जन्मदिन मनाया और उनके साथ सीएम सैनी भी इस अवसर पर शामिल हुए। उनके जन्मदिन पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने केक काटकर रेखा गुप्ता को बधाई भी दी जन्मदिन की। तो आपको बता दें, आज कई परियोजनाओं का जो है आज शिलान्यास करेंगे यहीं पर, और रेखा गुप्ता जो हैं वो भी जनसभा को संबोधित करेंगी। देखिए, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है। तो आज का दिन मेरे लिए विशेष था। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आकर के अपनी उस मातृभूमि को भी प्रणाम करना चाहिए जिसमें मैंने जन्म लिया। और इस परिवार ने, आदरणीय भाई नायब सिंह सैनी जी ने और मेरे हरियाणा के पूरे परिवार ने मुझे इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद दिया है और आज इतनी सारी योजनाओं के उद्घाटन यहाँ पर रखे हैं और पूरे मेरे गांव को लबालब सरोवर कर दिया है उपहार दे करके, इतनी योजनाएं दे करके। मैं दिल की गहराई से हरियाणा सरकार, मेरे बड़े भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करती हूं, जो लगातार इतना सुंदर कार्य हरियाणा में कर रहे हैं और हमारे गांव के लिए जो उन्होंने किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। गर्व की बात है कि हमारी हरियाणा की बेटी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली की राजनीति को बदलने का काम किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज रेखा जी का जन्मदिन भी है। आज अपने परिवार में आई हैं और मैं उनका दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं और रेखा जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली इनके नेतृत्व में विकास के नए आयामों को छुएगी और हरियाणा में आज आई है। हरियाणा की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज्ञा देंगे, अब हमारा ये सांस्कृतिक हमारे लोगों की एक प्रथा है। जब बेटी घर पे आती है, बेटी का सम्मान वो परिवार के लोग करते हैं और आज रेखा जी घर में आई हैं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है जो दिल्ली के अंदर एक हरियाणा का नाम भी ऊंचा किया है। मैं इनको बधाई देता हूं और दिल्ली को एक गति से बदलने का काम रेखा जी करेंगे। अब रुक करेंगे पंजाब के अमृतसर का, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। दरबार साहिब को एक और धमकी मिली है। 8वीं बार धमकी भरा ईमेल मिला है। एसजीपीसी को देर रात ईमेल मिला, धमकी भरा ईमेल मिला है। बार बार मिल रही धमकियों की वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरबार साहिब को धमकियों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया था। पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुभम दुबे को हिरासत में ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी धमकी भरा ईमेल मिला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब समेत 18 राज्यों में भी धमकी भरी ईमेल भेजी गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी और गुजरात समेत कई राज्यों में भी सार्वजनिक स्थलों को उड़ाने की धमकी भेजी गई है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी इस तरह की धमकी भरी मेल भेजे जाने का खुलासा हुआ है। इस तरह का मेल भेजा गया है। तो 8वीं बार दरबार साहिब को धमकी भरा ईमेल मिला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की दरबार साहिब को दोबारा धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। धमकी भरा ईमेल मिला है। 8वीं बार धमकी भरा ईमेल मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, किस तरह से इसको देख रहे हैं? लगातार धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं, लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। हालांकि कल भी सर्च अभियान चलाया गया था, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। बावजूद उसके ये मेल आना धमकी का, किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो कल हिरासत में लिया गया है शुभम दुबे को फरीदाबाद से, गोल्डन टेम्पल परिसर को बम से उड़ाने की जो धमकियां लगातार आ रही थी, पंजाब पुलिस ने शुभम दुबे को गिरफ्तार किया है और उसमें जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसमें कई शहर या कई राज्य हैं, जो तकरीबन 18 राज्य हैं देश के, जिनमें से हैदराबाद में, दिल्ली में, जो कई शहरों में, गुवाहाटी में, पटना, कोचीन, इसके अलावा जयपुर, लखनऊ और अमृतसर का तो है ही। 8वीं मेल आ जाई है। बेंगलुरु में, चेन्नई में, मुंबई में कई तरह की जो राज्यों की पुलिस है उनको धमकी भरे, उनके शहरों में, उनके राज्यों में धमकी भरी ईमेल मिल रही थी। तो जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो शख्स पकड़ा गया है, इससे जानकारी मिली है कि इन्होंने ना सिर्फ पंजाब में दरबार साहिब को बम से उड़ाने की धमकी भेजी है, बल्कि और कई शहरों में भी, जिनका मैंने जिक्र किया, देश भर में कई ऐसे शहर हैं जहां पर इन्होंने इस तरह की ईमेल भेजे जाने की, ये एक किस तरह का एक गैंग है, क्या किस वजह से ये भेजी जा रही है, इसको लेकर के कुछ सुराग जो है वो पुलिस को मिले हैं। और दूसरे राज्यों की जो पुलिस है, उनके जो पुलिस अधिकारी हैं, ये भी पता चला है कि वो पंजाब पुलिस के संपर्क में हैं और उन्हें अपने राज्यों में भी इस तरह की जो गुमनाम या फर्जी ईमेल जो आई है उनके सुलझाने की उनको उम्मीद है। और हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में इनसे जो ये आरोपी जिसको हिरासत में लिया है पंजाब पुलिस ने, अमृतसर पुलिस ने, उससे पूछताछ कर सकती है दूसरे राज्यों की पुलिस। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार धमकी मिलने का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। इसके साथ और कौन कौन जुड़े हैं, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
पंचकुला के बीजेपी दफ्तर कमल में अहम बैठक है। सीएम नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर मंथन हुआ है। बैठक में दूसरे कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हर कार्यकर्ता अपने बूथ में 25 पेड़ लगाएंगे, तो ये बैठक में निर्णय लिया गया है, मंथन किया गया है। आपको बता दें, पंचकमल में ये अहम बैठक हुई। इस बैठक में नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी मंथन हुआ, वहीं दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हर कार्यकर्ता अपने बूथ में 25-25 पेड़ लगाएंगे। आज ये भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक है। सुबह से 3 प्रकार की हमारी रही। छोटी टोली की बैठक पहले सीएम हाउस में रही, उसके बाद जिलाध्यक्ष प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्षों के साथ जो हमारे संगठन पर्व में जो कार्यक्रम चले, जून के महीने में ही पर्यावरण दिवस को लेके एक पेड़ मां के नाम जिसकी शुरुआत हुई, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथ पर 25 पेड़ लगाने का जो अभियान लिया था, उससे 5 गुना पेड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए। प्रत्येक बूथ पर 125 पेड़ लगाने का काम किया है। लेकिन उत्तराखंड ने सबसे पहले पाठ्यक्रम में उसको लागू किया है, जहां उसके लिए विवाद भी हो रहा है। लेकिन क्या हरियाणा की भी इस तरह की कोई योजना है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी हैं, उनसे बात करते हैं। ढांडा जी, हरियाणा जो गीता की उद्गम स्थली कह सकते हैं, कुरुक्षेत्र है, लेकिन उत्तराखंड ने बाजी मारी है और उत्तराखंड ने वहां गीता को पाठ्यक्रम में लागू कर दिया है। हरियाणा की क्या योजना है? देखिए, उद्गम स्थली मानी नहीं जाती है ही कुरुक्षेत्र। और दूसरा, हरियाणा ने जब पहली बार 2014 में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तो गीता जयंती ये बनाने का काम भी और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने का काम भी ये हमारी ही हरियाणा की सरकार ने किया है। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बनाना, 84 कोसी को डेवलप करना, उनको चिन्हित करना, ये एक बहुत व्यापक काम जिसके बारे में कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं, उस पर भी हम ही लोगों ने काम करना शुरू किया है। सरस्वती का उद्गम भी यहीं से है, इसलिए उस पर भी कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं। उसको लेके भी पूरे देश भर में जहां से सरस्वती का प्रवाह है अंडरग्राउंड, उस पर भी काम हरियाणा की सरकार कंटिन्यू कर रही है और उसमें बड़ी सफलता हासिल भी हुई है। अभी आपने कहा कि भाई उत्तराखंड ने इसको पाठ्यक्रम में लागू करने की बात कही है। मैं स्वागत करता हूं कि एक बहुत ठोस और बहुत सकारात्मक सोच के साथ अगर इसको पाठ्यक्रम में लागू किया जा रहा है तो इसमें ज्यादा खुशी जाहिर करने की बात है। और खुश तो पाठ्यक्रम में गीता पढ़ाए जाने को लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अभी ये बयान सामने दिया है आपके। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से, जिनकी मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भूपेंद्र यादव से मिले हैं। मनोहर लाल के साथ राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। हरियाणा में बनने वाली जंगल सफारी पर बातचीत हुई। हरियाणा में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनेगी। जंगल सफारी को अमली जामा पहनाने को लेकर मुलाकात की गई। परियोजना से हरियाणा में हरित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वन जीव के संरक्षण में भी अहम साबित होगी जो जंगल सफारी है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात हुई। राजनीति में अपराध पर हाई कोर्ट सख्त है। पंजाब और हरियाणा के गृह सचिवों से जवाब मांगा गया है। वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों पर लंबित मामलों पर भी जवाब मांगा गया है। लंबित मामलों में धीमी जांच पर जवाब तलब किया गया है। गृह सचिवों को 5 अगस्त तक हाईकोर्ट में हल्फनामा देना होगा। चंडीगढ़ की कार्रवाई से हाईकोर्ट संतुष्ट है। तो हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल की गई
स्टेटस रिपोर्ट से पता चला कि साल 2016, 2018 और 2023 में तत्कालीन या वर्तमान जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक जांच पूरी नहीं हुई है, जबकि इन मामलों में कोई कानूनी अड़चन नहीं थी। इतना ही नहीं, राज्य में कुल 16 आपराधिक मुकदमे ऐसे हैं जो कई वर्षों से लंबित है, जिनमें से एक मामला तो साल 2011 से ही लंबित चला आ रहा है। वहीं पंजाब सरकार की ओर दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में यह सामने आया कि राज्य में वर्तमान और पूर्व विधायकों और सांसदों के खिलाफ 28 आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें अधिकांश 2023 और 2024 में दर्ज हुए हैं। अब हाईकोर्ट ने इन लंबित मामलों पर जवाब मांगा है। राजनीति में अपराध को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कानून व्यवस्था पर सरकार निशाने पर है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए हैं और कहा हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। जींद में सरपंच को गोली मार दी गई, लोगों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। विदेश में बैठे गैंगस्टर्स ये धमकियां दे रहे हैं, डर के चलते ठेकों की बोलियां नहीं लग रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। पूर्व सीएम जो हैं उन्होंने ये सवाल उठाए हैं सरकार पर। कानून व्यवस्था जिस तरह से दिख रही है हरियाणा में, प्रदेश में, तो बता रहे हैं कि हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। जींद में सरपंच को गोली मार दी गई, लोगों को धमकियां दी जा रही है, डर के चलते ठेकों की बोलियां तक नहीं लगी। तो ये पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए हैं। आज हरियाणा में हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित जो हरियाणा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश आज सबसे ज्यादा असुरक्षित है, क्योंकि फिरौती, धमकी और बदमाशों का इतना खौफ है कि इस बार शराब के आधे ठेकों को ये तो ठेकेदार ने बोली तक नहीं लगाई। सरकार ने 21 जिलों के 300 ठेके, जब मैंने बताया वहां बोली नहीं हुई, वो डेट निकालते बोली नहीं होती। ये परिस्थिति है। तो कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का मंत्री जी ने जवाब भी दिया। विपक्ष के आरोपों पर डॉक्टर अरविंद शर्मा बोले, पुलिस को मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो धमकी दे रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। हरियाणा में हाल के दिनों में क्राइम का ग्राफ में इजाफा हो रहा है। पिछले 1 महीने में हत्या, लूट, फिरौती की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि नेताओं को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। पुलिस को बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही जो कर रही है, इसके बावजूद भी किसी प्रकार से कोई अपराध कम नहीं हो रहा। इसी पर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार हो रहा है और अब कानून व्यवस्था पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उठाए गए सवालों पर कानून मंत्री ने जवाब दिया है। मंत्री ने जवाब दिया है और कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्राइम बढ़ा है, ये सिस्टम है। और लेकिन सरकार, आप ये देखो ना, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रशासन, हमारा पुलिस प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्ती से इस दिशा में काम कर रहा है। बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा है। बहुत सारे क्रिमिनल्स के साथ जो भाग रहे थे, जो पुलिस से डर करके भाग रहे थे, उनके साथ वारदात भी हुई है। आपने देखा होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, लेकिन फिर भी ये काम ऐसा एक सामूहिक काम है। नशे का काम, क्राइम का काम, सामूहिक अलर्टनेस का काम है। हम सब मिलकर के अलर्ट रहे और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर चीज काबू में रहेगी। उधर यमुनानगर के साढौरा में एनकाउंटर हुआ। असगरपुर गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। 2 बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों की टांगों में गोली लगी है। घायल बदमाशों को मौके पर ही पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में एक बदमाश विकास अली उर्फ ज्वाला गांव सरावा का रहने वाला है। दूसरा बदमाश दीपक गांव कनीपला थाना सढौरा का निवासी है। दोनों घायल बदमाशों को जगाधरी सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। गांव में एनकाउंटर के बाद दहशत का माहौल फैला है। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एनकाउंटर के बाद पूरे बदमाश नेटवर्क की जांच
की जा रही है, वहीं मामले की गंभीरता से जांच करते हुए पुलिस सभी एंगल खंगाल रही है। हमारा सढौरा थाना है, उसके इलाके के जो कुछ गांव हैं वहाँ के 2 लड़के कालाअंब की तरफ, नारायणगढ़ की तरफ किसी गैंगस्टर के इशारे पे कोई टारगेट किलिंग करने की तैयारी में है। तो उसमें हमने नाकाबंदी करके और जब उन बदमाशों को पकड़ने की, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की तो इसमें वो दोनों जो बदमाश है वो घायल हुए हैं, उनकी टांगों पे गोली लगी है और अभी तक की जो जानकारी है उसमें इन दोनों बदमाशों की प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। सर किस काम के लिए काम कर रहे थे? अभी पूछताछ हम कंप्लीट करेंगे, अभी ज़्यादा कुछ बताना इन्फॉर्मेशन। सर को मुलाजिम तो इंजर्ड हुआ? नहीं, मुलाजिम सेफ हैं। पुलिस की टीम हमारी बीपी जैकेट्स के साथ मुस्तैदी से तैनात थी। तो महेंद्रगढ़ में ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। डांसर सपना शर्मा ससुराल वालों के साथ थाने पहुंची। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए खूब हंगामा किया। सपना शर्मा ने इसी साल फरवरी महीने में केस दर्ज करवाया था। पति पर शराब पीकर मारपीट करने का केस दर्ज किया था। जेठ, जेठानी और सास पर भी मारपीट के आरोप लगाए थे और अब इस मामले में वो अपने ससुराल वालों के साथ थाने पहुंची और जमकर हंगामा मचाया। ठीक है भाई, हो जाएगा, राजीनामा कर देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो जब भी आता है ना, कोर्ट में आया, जब एडीआर की लास्ट तारीख थी, जब भी मेरे बच्चों को छीनने की कोशिश करी, मैंने महावीर चौकी में उसकी भी एप्लीकेशन लगाई कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। तो महावीर चौकी वाले ने पता है क्या कहा? सुनील आईओ थे, जो सुनील शर्मा पता नहीं कुमार थे, वो उन्होंने 1 मिनट में मेरे को ये कहा कि ये सब तो झूठा है, फेक है, ये है वो। सर मेरे पास इतने प्रूफ होते हुए भी आज मेरी कोई सुनाई नहीं है। और बाद में जब मैंने बोला ठीक है सर, मैंने वो कुछ नहीं करा उस पर, चलो कोई बात नहीं, मंजू मैडम बोली मैं लगा दूंगी तेरी धारा। मेरे एफआईआर कॉपी 6 महीने बाद आज 7वें महीने में मेरी एफआईआर कॉपी कट के आती है, जिसमें दोषी सिर्फ मेरे आदमी को ठहराया जाता है, जो कमल शर्मा है उसको ही। ना तो मेरे जो जेठ की मैंने वीडियो दी उसको दोषी ठहराया, ना उनको किसी को भी नहीं लिया, खाली एक कमल के ऊपर सारी बात घेर के उनको कर दिया। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, सबकी जिम्मेवार आज मैं पुलिस वालों को समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि राजीनामा करवाएंगे, ये दबाव दे रहे हैं मेरे ऊपर, आगे से ये लेके जाना चाहते हैं। राजीनामे के लिए मेरे को बुलाया और बाद में अब बात करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ तस्वीर शेयर की। विंबलडन के फाइनल में इवेंट में दोनों एक साथ दिखे। पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में दोनों एक साथ दिखे। दोनों की तस्वीर खूब वायरल हो रही है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो ये तस्वीर साझा की है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अपनी पत्नी के साथ विंबलडन के फाइनल इवेंट में दोनों एक साथ दिखाई दिए, जिसके बाद ये तस्वीर उन्होंने शेयर की है, जिसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पहली बार वो इस तरह के किसी पब्लिक इवेंट में एक साथ दिखे। दोनों की तस्वीर खूब वायरल हो रही है।